जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो प्रश्न है, जो कि हर एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है, उसके लिए हम लोगों ने आज से ये स्टार्ट किया है साइंस का सीरीज़। तो इसमें कुल 50 प्रश्न होंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। उसको आप लोग देख कर ही जाइएगा, और जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो इसमें दिया गया है कि पहला प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया है कि किस विटामिन को सामान्यतः सौंदर्य का विटामिन ऑफ ब्यूटी या यौन विटामिन ऑफ सक्सेस भी कहा जाता है। इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे विटामिन ई को हम लोग कहते हैं, और विटामिन की खोज यहाँ पे हॉपकिंस के द्वारा किया गया था, विटामिन की खोज। और विटामिन जो कि एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे विटामिन ई का रासायनिक नाम यहाँ पे टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम यहाँ पे टोकोफेरॉल होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 2 नंबर की। अभिक्रिया समाप्त होने पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्प्रेरक की मात्रा। अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्प्रेरक की मात्रा क्या होती है? तो उत्प्रेरक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अपरिवर्तित रहती है। और उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो उत्प्रेरक जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति किसी पदार्थ की उपस्थित मात्रा से बढ़ जाती है, उसी को हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। और यहाँ पे जब उत्प्रेरक का वेग बढ़ता है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, और जब उत्प्रेरक घटता है तो उसे निगेटिव डायरेक्शन से हम लोग दर्शाते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 3 नंबर प्रश्न है कि बंदूक का प्रक्षेप रिकॉइल ऑफ द गन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? यानी बंदूक का प्रतिक्षेप या पीछे हटना, ये किस पे आधारित है? तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि नाइट्रोजन विहीन मृदा में कैसे पौधे उगते हैं? नाइट्रोजन विहीन मृदा में यानी जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती है, उसमें कैसे पौधे उगते हैं? तो उसमें कीटभक्षी पादप उगते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कीटभक्षी उगते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला इसमें दिया गया है चींटिया या मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, जो कि बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा यहाँ पे सिरका में होता है यहाँ पे एसिटिक एसिड, जो कि बिल्कुल सही है। इमली में होता है यहाँ पे टार्टरिक अम्ल, ये भी सही है। अंगूर में यहाँ पे टार्टरिक अम्ल होता है, जो यहाँ पे ऑक्जेलिक दिया है, बिल्कुल गलत है। बेकिंग पाउडर में बेंजोइक अम्ल नहीं होता है। यहाँ पे बेकिंग पाउडर में इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। बेकिंग पाउडर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इस अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। इस प्रकार हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार हम लोगों का यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे 1, 2 और 3 ये तीनों सही होगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है, जो कि न्यूमेरिकल से संबंधित है प्रश्न, कि
6 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि एक कार 100 न्यूटन के प्रतिरोध के विरुद्ध स्थिर गति से 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। तो कार द्वारा प्रयोग में की गई शक्ति क्या है? तो इसका शक्ति बराबर होता है यहाँ पे पावर बराबर बल गुने विस्थापन होता है, यानी फोर्स गुने विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो इसी प्रकार यहाँ पे इसका हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं P बराबर Fs, यानी यहाँ पे F का मान दिया है 100 न्यूटन और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें हो जाएगा 20 गुने 100 बटा 10, यहाँ पे हो जाएगा 200 वाट हो जाएगा इसका आंसर। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि पारिस्थितिक तंत्र के जीव भौतिक वातावरण, पोषण तथा जलवायु हैं। दूसरा दिया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र के अजैव घटक पादप उपभोक्ता तथा अपघटनकर्ता हैं। पादप उपभोक्ता और अपघटनकर्ता हैं। तो इसमें हो जाएगा। और तीसरा यहाँ पे दिया गया कि उत्पादक स्वपोषी होते हैं, उपभोक्ता परपोषी होते हैं तथा अपघटनकर्ता सूक्ष्म उपभोक्ता कहलाते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता कहलाते हैं। 7 नंबर का हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कौन सा 7 का हो जाएगा, यहाँ पे केवल 3 नंबर ही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे उपभोक्ता जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं और उत्पादक जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, जबकि उपभोक्ता जो होते हैं वो परपोषी होते हैं तथा अपघटनकर्ता सूक्ष्म उपभोक्ता कहलाते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यही केवल 3 सही है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न होगा, देख लेते हैं हम लोग। आठ नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि H2O और जलीय NaOH जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड जल तथा जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से भरी परखनली के विलयन में विभेद किया जा सकता है। किस प्रकार विभेद किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल लिटमस पत्र द्वारा इसमें हम लोग विभेद कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 9 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि तरंग में निम्न में से कौन सी घटना नहीं हो सकती? ध्वनि तरंग में निम्न में से कौन सी घटना नहीं हो सकती? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें ध्रुवन की घटना नहीं पाई जाती है। ध्रुवन ये प्रकाश में पाया जाता है, ध्रुवन जो होता है ये प्रकाश में पाया जाता है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि जो पौधे स्वयं को शुष्क स्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं एवं जिनका लघु जीवन अवधि होता है, जिनका जीवन अवधि कम होता है, वे क्या कहलाते हैं? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो पौधे स्वयं को सूक्ष्म स्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं और जिनका लघु जीवन अवधि होता है, वे इफीमरल कहलाते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि एड्स 11 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे एड्स, चेचक व पोलियो में क्या समानता है? एड्स, चेचक और पोलियो में क्या समानता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ये तीनों ही वायरस के द्वारा होने वाले डिजीज हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं।
अगला यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि फास्फोरस विभिन्न अपर रूपों में पाया जाता है, निम्न में से कौन सा फास्फोरस अपरूप नहीं है? कौन सा फास्फोरस का अपरूप नहीं है? यहाँ पे फास्फोरस दिए गए 12 नंबर प्रश्न में कि फास्फोरस विभिन्न अपरूपों में पाया जाता है, निम्न में से कौन सा फास्फोरस अपरूप नहीं है? कौन सा फास्फोरस का अपरूप नहीं है? तो फास्फोरस के लगभग 10 अपरूप होते हैं, लेकिन फास्फोरस के मुख्य अपरूप यहाँ पे लाल, पीला और काला, सफ़ेद होते हैं। इसके अलावा बैंगनी फास्फोरस भी होता है, लेकिन मूल फास्फोरस यहाँ पे श्वेत या पीला फास्फोरस ही होता है। इसको आप लोग याद रखें, इसमें नीला फास्फोरस इसका अपरूप नहीं होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया 13 नंबर प्रश्न है कि वस्तु का ताप दर्शाता है। किसी वस्तु का ताप क्या दर्शाता है? तो किसी वस्तु का ताप वस्तु के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा को दर्शाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। वस्तु के अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा को दर्शाता है वस्तु का ताप। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला यहाँ पे दिया गया है 14 नंबर प्रश्न है कि एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ पे अंडाशय या ओवरी से स्रावित होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है? तो यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर धनायन बनाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि जब ऊर्जा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक विकिरण द्वारा होता है, तब माध्यम का ताप क्या होता है? तो इसका हो जाएगा, जब ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर विकिरण यानी रेडिएशन के द्वारा होता है, तब माध्यम का ताप यहाँ पे एक बिल्कुल भी नहीं चेंज होता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला यहाँ पे 17 नंबर यहाँ पे हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 17 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि कीट 17 नंबर यहाँ पे प्रश्न हम लोग का दिया गया है कि कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जा सकती है। यानी कीट की जो पहचान होता है वो दूसरे जानवरों या दूसरे जीवधारियों से क्या उसके पास होने से उसकी माने पहचान हम लोग कीट की कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 17 का 3 जोड़ी इसमें टांगे होती है कीट में, यही इसकी मुख्य पहचान होती है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि 18 नंबर यहाँ पे प्रश्न हम लोगों का दिया गया है। 18 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि घाव पर फिटकिरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है, क्योंकि घाव पर फिटकिरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है, क्यों? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, फिटकिरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। यानी फिटकिरी के द्वारा रक्त का कोगुलेशन होता है, यानी उसका थक्का बनता है, इसलिए ये इसमें उपयोग करते हैं हम लोग। रक्तस्राव के दौरान यहाँ पे हम लोग फिटकिरी का यूज करते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और यहाँ पे फिटकिरी जो होता है एक रंगहीन पदार्थ होता है जो क्रिस्टल की तरह होता है, क्रिस्टलीय होता है फिटकिरी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 19 नंबर प्रश्न है कि जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि क्या इसमें दिया गया है। तो एम द्रव्यमान वाला कोई कण आर त्रिज्या के वृत्त पर
रैखिक संवेग p के साथ गति कर रहा है तो उस पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल, तो उस पर जो अभिकेंद्रीय बल लगेगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे F बराबर होता है, जो उस पर बल लगता है F बराबर होता है यहाँ पे mv स्क्वायर बाई r। ये होता है अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला। लेकिन इसमें दिया गया है, हम लोग ऊपर नीचे दोनों तरफ हम लोग करेंगे m से दोनों तरफ हम लोग गुना करते हैं तो ये तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर और v स्क्वायर। ऊपर हम लोग का क्या मिलेगा, तो ऊपर हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे F बराबर हम लोगों को मिल जाएगा m स्क्वायर और v स्क्वायर यहाँ पे मिल जाएगा, और नीचे हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे mr। तो यहाँ पे होता है P बराबर होता है, यानी संवेग बराबर होता है mv। हम लोग जानते हैं संवेग बराबर होता है mv, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे P स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे F बराबर क्या हो जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा P स्क्वायर बटा mr। इसलिए इस ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि F बराबर अब केंद्रीय बल बराबर P स्क्वायर बाई mr किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हम देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया ऑप्शन डी में P स्क्वायर बाई mr, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोगों का 20 नंबर प्रश्न है, इसको हम लोग देख लेते हैं, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है कि बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स लागू करने वाला प्रथम भारतीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स लागू करने वाला भारत का प्रथम बैंक कौन है। तो भारत का प्रथम बैंक यहाँ पे हो जाएगा ICICI बैंक, और इस बैंक की स्थापना 1994 में की गई थी। और इसका मुख्यालय बड़ोदरा में है, और इसके अध्यक्ष वर्तमान समय में ICICI बैंक के अध्यक्ष यहाँ पे संदीप बख्शी हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और 21 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि श्वसन से संबंधित एंजाइम कोशिका के किस अंगक या ऑर्गेनल में मौजूद रहता है। श्वसन से संबंधित एंजाइम कोशिका के किस अंगक या ऑर्गेनल में मौजूद होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा बी, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल गुहा यानी मैट्रिक्स में जो होता है, यही इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 22 नंबर प्रश्न कि 90 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी होती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो 90 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे हम लोग पहले जल का यहाँ पे लिख लेते हैं आणविक सूत्र। तो यहाँ पे H2O होता है इसका, और H2O तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कितना होता है। तो H में हाइड्रोजन में हम लोगों का होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, जबकि ऑक्सीजन में 16 एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसका टोटल यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान हम लोग निकाल लेंगे, तो इसमें हो जाएगा यहाँ पे 2, हाइड्रोजन 2 है तो 2 गुने 1 प्लस 16, तो यहाँ पे हो जाएगा ये टोटल यहाँ पे 18 एटॉमिक हो जाएगा यहाँ पे इसका। यानी जल में हम लोगों का होता है कितना, जल का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा यहाँ पे 18 वो हो जाएगा। तो 18 ग्राम इसमें होगा, लेकिन यहाँ पे मोलों की संख्या बराबर होता है दिए गए पदार्थ का द्रव्यमान बटा दिए गए पदार्थ की परमाणु द्रव्यमान। तो इसमें हो जाएगा, हम लोग 90 को यहाँ पे 18 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 हो जाएगा इसका। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 23 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, जो कि
ये भी एक न्यूमेरिकल से संबंधित प्रश्न है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है कि 0.05 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु 20 मीटर पर सेकेंड की वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, तो उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा यहाँ पे, क्योंकि उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर v का मान यहाँ पे 0 होता है, इस अनुसार हम लोग यहाँ पे जो उच्चतम बिंदु पर उसकी गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है यहाँ पे हाफ mv² होता है, mv²। तो यहाँ पे हम v का मान जब 0 रखेंगे तो इधर टोटल हम लोगों का 0 आ जाएगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका हो जाएगा गतिज ऊर्जा 0 जूल। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया 24 नंबर प्रश्न है कि तारा मछली यानी स्टार फिश, समुद्री खीरा, सी आर्चिन जीव किस संघ या फाइलम से संबंधित है? इस स्टार फिश, समुद्री खीरा या सी आर्चिन जीव ये किस से संबंधित है? तो ये इकाइनोडर्मेटा संघ से संबंधित है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं और अगला हम यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न है कि कथन, जो इसमें दिया गया है कथन, उस पर विचार करना है। तो यहाँ पे धातुओं के आयनन विभव का मान अधातुओं के सापेक्ष कम होता है, यानी धातुओं का आयनन विभव अधातुओं के सापेक्ष कम होता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या दिया है इसमें। तो अगला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 25 नंबर में क्या दिया गया है। तो अगला इसमें दिया गया है, 2 और स्टेटमेंट इसमें दिया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अगला इसमें दिया गया है कि 2 नंबर की अधातुओं के आयनन विभव का मान धातुओं के सापेक्ष कम होता है, जो कि, और तीसरा इसमें दिया गया है अक्रिय गैस। तीसरा इसमें दिया गया है कि अक्रिय गैस का आयनन विभव का मान उच्चतम होता है, जो कि बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हम लोग पहला पॉइंट भी इसमें सही होगा, जो कि 25 नंबर पहला पॉइंट भी इसमें सही है, क्योंकि धातु जो हम लोगों का पीरियोडिक टेबल है, इसमें पीरियोडिक टेबल है, तो इस तरह इधर जाने पर हम लोगों का आयनन विभव का मान बढ़ता है, इसलिए अधातु का यहाँ पे आयनन विभव सबसे ज़्यादा होता है। और इसमें अधातुओं में भी जो इनर्ट गैस है, यहाँ पे जो 18वें समूह का, जो 18वें ग्रुप का जो एलिमेंट है, उसका आयनन विभव सबसे अधिक होता है। और सबसे अधिक इसमें हीलियम का होता है आयनन विभव का मान, हीलियम का सबसे ज़्यादा होता है आयनन विभव का मान, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इस अनुसार हम लोग का आंसर हो जाएगा पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट, हम लोग का ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ये हम देख लेते हैं, तो इसमें हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 25 का हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला यहाँ पे दिया गया है 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि जड़त्व का गुण है, तो इसमें जड़त्व का गुण कौन सा है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें दिया गया है कि जड़त्व का गुण कौन सा है। तो यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है कि जड़त्व का गुण कौन सा है। तो जड़त्व का गुण यहाँ पे जो होता है वो इस पृथ्वी पर हर प्रत्येक वस्तु में होता है जड़त्व का गुण का, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रत्येक वस्तु में ये गुण होता है जड़त्व का। और जड़त्व उसे हम लोग कहते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण जो किसी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, उसे ही हम लोग जड़त्व कहते हैं। और न्यूटन का जो प्रथम नियम था वो जड़त्व पर आधारित था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। 27 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन शीत रक्तीय प्राणी है। निम्नलिखित में से कौन शीत रक्तीय प्राणी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे जो मेढक होता है ये शीत रक्तीय या कोल्ड ब्लडेड होता है, जबकि यहाँ पे जो स्तनधारी में आते हैं और जो पक्षी वर्ग आता है, स्तनधारी और पक्षी वर्ग,
ये वार्म ब्लडेड होता है, यानी गर्म रक्तीय प्राणी होता है। इसमें ब्लड दोहरी संरचना पाई जाती है। तो ये सब वार्म ब्लडेड हैं, वार्म ब्लडेड। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें कौन सा कथन सही है। पहला हम लोग देखते हैं, तो 1 मोल कार्बन में कार्बन के 12 परमाणु होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा दिया गया कि अणु परमाणुओं का बना होता है, अणु परमाणुओं का बना होता है, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि द्रव में पूर्णतः या अंशतः डूबी वस्तु के भार में आभासी कमी। द्रव में पूर्णतः या अंशतः डूबी हुई वस्तु के भार में आभासी कमी कैसी होती है। तो आभासी कमी यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि वस्तु के आयतन के बराबर हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यही इसका हो जाएगा आंसर। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, जो कि स्टेटमेंट पर आधारित प्रश्न है। इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है पहला स्टेटमेंट कि प्रत्यूष भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। दूसरा दिया गया है कि समिट विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला जो दिया गया है कि प्रत्यूष जो है भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, ये जो कि है ये बिल्कुल ही गलत है। भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, ये हम लोगों का परम सिद्धि है। भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है ये परम सिद्धि है। और विश्व का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो समिट है, जो कि इसमें कथन 2 केवल सही है। पहला यहाँ पे गलत है, दूसरा केवल सही है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन इसमें दिया गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे दिया गया है कि ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इसका हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन इसमें हो जाएगा इसका बी, यानी कथन 2 सही है, पहला गलत है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि अफीम मुख्य अवयव है। अफीम जो है मुख्य अवयव है। तो अफीम में क्या पाया जाता है। तो अफीम में यहाँ पे मार्फिन पाया जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्फिन पाया जाता है। अफीम का मुख्य अवयव मार्फिन होता है, जो कि उद्दीपन पदार्थ होता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है, अगला यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि अगला हम लोग का यहाँ पे 32 नंबर यहाँ पे प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला हम 32 नंबर, एथिल एल्कोहल में निम्न में से क्या मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। यानी एथिल एल्कोहल में हम लोग क्या मिलाते हैं कि वो पीने के लिए अयोग्य हो जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे मेथेनॉल और पिरीडीन, मेथेनॉल एवं पिरीडीन मिलाया जाता है, जो कि मिला देने से एथिल एल्कोहल पीने के लिए नहीं रह जाता। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 33 नंबर हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। तो 33 नंबर हम लोगों का यहाँ पे दिया गया है कि एक ब्रीडर रिएक्टर है। एक ब्रीडर रिएक्टर वह रिएक्टर है जो, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे, कि जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है। यानी ब्रीडर रिएक्टर में जो जितना विखंडनीय पदार्थ खर्च करते हैं उससे अधिक उत्पादन करते हैं। यही एक ब्रीडर रिएक्टर की खासियत है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 34 नंबर प्रश्न है कि ओसेल्टामिविर नामक औषधि
ओसेल्टामिविर नामक औषधि किस रोग के उपचार हेतु दिया जाता है? ओसेल्टामिविर नामक औषधि किस रोग के उपचार के लिए दिया जाता है? तो ये यहाँ पे हो जाएगा स्वाइन फ्लू के उपचार में दिया जाता है, जो कि एक बर्ड फ्लू के द्वारा ये फैलने वाला डिजीज है। और इसका वायरस का जो नाम है यहाँ पे H5, स्वाइन फ्लू का यहाँ पे जो नाम है इसका H5N1 है। H5N1 इसका फ्लू का नाम है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग अगला यहाँ पे दिए गए 35 नंबर प्रश्न की नीला थोथा को गर्म करने पर इसका रंग नीला से बदलकर हो जाता है। यानी नीला थोथा का रंग, इसको जब हम लोग नीला थोथा जो कि कॉपर सल्फेट होता है, इसको हम लोग जब गर्म करते हैं तो इसका रंग नीला से क्या बदल जाता है? तो यहाँ पे नीला थोथा पहले तो ये अकार्बनिक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O होता है। ये नीला थोथा का ये जो रासायनिक सूत्र है ये है। और ये जब इसको हम लोग जब गर्म करते हैं तो ये सफ़ेद रंग में बदल जाता है, कॉपर सल्फेट। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 36 नंबर यहाँ पे प्रश्न हम लोगों का दिया गया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा? यानी जो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले जो एक अवतल लेंस है, अवतल लेंस यहाँ पे जो है जो यहाँ पे अवतल लेंस है, यहाँ पे इससे हम लोग इधर जाएंगे तो इधर हम लोग का मान पॉजिटिव मिलता है और इधर जाएंगे तो इधर हम लोग का मान निगेटिव मिलता है। तो यहाँ पे दिया गया कि फोकस दूरी जो कि अवतल लेंस से 15 फोकस दूरी तो इधर ना होता है, तो इधर हो जाएगा फोकस दूरी। तो ये फोकस दूरी को हम लोग लेंगे माइनस में, क्योंकि अवतल लेंस या अवतल दर्पण में हम लोग फोकस दूरी को माइनस में लेते हैं। तो यहाँ पे फोकस दूरी हो जाएगा हम लोग का -15 सेंटीमीटर, और जो वस्तु की दूरी है ये भी हम लोग माइनस में लेंगे, तो इसका हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को यहाँ पे जो दर्पण लेंस सूत्र होता है उस पर हम लोग इसको निकालेंगे, और उसके बाद जो इसमें इसकी फोकस दूरी जो आएगी वही या लेंस से जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वही होगी। तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला होता है यहाँ पे 1/1/v माइनस 1/u बराबर होता है 1/f, जो कि लेंस फार्मूला है। इस पर हम लोग बैठा कर देख लेते हैं। तो इस पर हम लोग बैठाएंगे तो 1/1/v जो कि प्रतिबिंब की दूरी होगी, और यहाँ पे वस्तु की दूरी हम लोगों का दिया गया है वस्तु की दूरी है -10 सेंटीमीटर, यहाँ -10 सेंटीमीटर लेंगे, और बराबर में हम लोग ले लेंगे 1/f यानी 1/-15 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको जब इधर भेजेंगे इस तरफ या इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं अगला यहाँ पे क्या होने वाला है। तो अगला यहाँ पे होगा कि 1/v बराबर हो जाएगा -1/15 और -1/10। तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम यहाँ पे हम लोगों का 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 15, तो यहाँ पे -2 और इधर -3 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे हो जाएगा -5/30। इस तरह यहाँ पे हो जाएगा -5/30। इसलिए हम लोग यहाँ पे हो जाएगा v का मान हो जाएगा हम लोगों का 6 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इसका हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर ये प्रतिबिंब बनेगा। इसे लेंस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 37 नंबर प्रश्न है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं होता है? मानव तंत्र में हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ट्रिप्सिन होता है, टाइलिन पाया जाता है,
गैस्ट्रिन जो कि नहीं पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है। गैस्ट्रिन हम लोग के इसमें नहीं पाया जाता है। गैस्ट्रिन एक तरह का हार्मोन होता है। गैस्ट्रिन एक तरह का हार्मोन होता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे दिए गए 38 नंबर प्रश्न है कि किसी तत्व के तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है। तो किसी तत्व के तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट तथा संयोजकता जो कि वैलेंसी का इसमें जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है। तो ये हो जाएगा इसका परमाणु भार के ये बराबर होता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 39 नंबर प्रश्न है कि वाहन के पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो वाहन में जो पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है। तो जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण यहाँ पे आवासीय विनाश है, जो कि वहाँ पे उसका आवास का जो विनाश होगा तो जैव विविधता नष्ट हो जाएगा, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 41 नंबर यहाँ पे प्रश्न हम लोग का दिया गया है कि 41 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि वायु में मात्र 0.03% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है तथा प्रत्येक वर्ष हरे पौधे 20% कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर लेते हैं। इस दृष्टि से कब तक पृथ्वी पर CO2 की कमी का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कभी भी ये नहीं हो सकता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो अगला 42 नंबर हम लोग का यहाँ पे दिया गया है प्रश्न की 42 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो 42 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि बायोम में क्या सम्मिलित होता है। तो बायोम में यहाँ पे क्या सम्मिलित होता है। तो बायोम में जंतु और वनस्पति समुदाय जो कि जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं, यही बायोम होता है। तो बायोम यानी जैव क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है, तो जैव क्षेत्र के अंतर्गत जंतु और वनस्पति समुदाय आता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 43 नंबर प्रश्न है कि पादपों में जल का अंश कितना होता है। तो पादपों में जल का अंश यहाँ पे कितना होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे 60 से 98% तक जल की मात्रा होती है पौधों में। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न है, जो कि एक न्यूमेरिकल है ये भी, जो कि यहाँ पे प्रतिरोध इक्विवेलेंट प्रतिरोध से रिलेटेड है। तो इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 ओम दिया गया, यहाँ पे 5 ओम, यहाँ पे 20 ओम, यहाँ पे 20 ओम। इसका हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग सीरीज में इसको हम लोग जोड़े, क्योंकि ये वाला सीरीज में है तो इसका हो जाएगा 10 ओम। ये भी सीरीज में है तो इसका हो जाएगा 40 ओम। इसका हो जाएगा 40 ओम। तो हम लोग इसको अब पैरेलल हम लोग जोड़ेंगे, तो आर इक्विवेलेंट पैरेलल में हम लोग जोड़ते हैं तो ऐसे आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1/10 प्लस 1/24 प्लस 1/40। इसका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 120 और 10 यहाँ पे, तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 12 और यहाँ पे 24 बचे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे 40 दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 5 और 3 8 है, 8 20 8 12 8 20, तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 20, तो 20 छक्का 120, यानी यहाँ पे आर इक्विवेलेंट यहाँ पे 6 ओम हो जाएगा। इसका समतुल प्रतिरोध हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इसका हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों को सीरीज में जोड़ना है, इसको सीरीज में, और इस तीनों को हम लोग पैरेलल में जोड़ लेंगे तो ये आपका इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 45 नंबर यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि मनुष्य के रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करने की क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में कितना गुना अधिक होती है। यानी मनुष्य के रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की
कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करने की क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में कितना गुना अधिक होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 250 गुना अधिक होता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए आप लोगों के लिए ये सिलेक्टिव प्रश्न यहाँ पे लाया जाता है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग नोट कीजिएगा और नोट्स बनाइएगा और इसको आप लोग रिवीजन कीजिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग लाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगला यहाँ पे दिए गए 46 नंबर प्रश्न है कि मशरूम है, तो मशरूम क्या है? तो मशरूम यहाँ पे हो जाएगा इसका, मशरूम एक कवक है यानी फंगी है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला यहाँ पे दिया गया है 47 नंबर, जो कि स्टेटमेंट पर आधारित प्रश्न हो गया। इसको हम लोग देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये स्टेटमेंट पर आधारित है। तो कथन फर्स्ट यहाँ पे दिए गए कि अंडे प्राप्त करने के उद्देश्य से पाले जाने वाले मुर्गियाँ ब्रोलर कहलाती है। दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि मांस प्राप्त करने के उद्देश्य से पाले जाने वाले मुर्गियाँ लेयर कहलाती हैं। तो इसका हम लोग देख लेते हैं, तो इसमें दोनों ही कथन इसमें गलत हैं, क्योंकि अंडे के उद्देश्य से जो पाली जाने वाली मुर्गियाँ होती है, अंडे प्राप्त करने के जो उद्देश्य से पाली जाने वाली मुर्गियाँ होती है उसे हम लोग लेयर कहते हैं, और जो मांस प्राप्त करने के उद्देश्य से जो मुर्गियाँ पाली जाती है उसे हम लोग ब्रोलर कहते हैं, जो कि इसमें दोनों में उल्टा कर दिया है, इसलिए इसमें इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। न तो ये न दो, दोनों ही कथन गलत है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न हम लोगों का यहाँ पे दिया गया है। 48 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन समांग मिश्रण नहीं है? इनमें कौन समांग मिश्रण नहीं है? तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन समांग मिश्रण नहीं है। तो 48 का यहाँ पे पीतल जो कि एक समांग मिश्रण है, नमक का अम्ल जो कि समांग मिश्रण है, हवा भी एक समांग, लेकिन धुआं में ये समांग मिश्रण नहीं है। इसमें बहुत ही तत्व जो कि मिले हैं जो कि निश्चित मात्रा में नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न है कि 49 नंबर यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि दो क्रमिक श्रृंगों यानी क्रेस्ट्स तथा गर्तों के बीच की दूरी होती है। दो क्रमिक श्रृंगों और गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग तरंग का तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, तरंग का तरंगदैर्घ्य। और आज का अंतिम प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि ताप का एसआई मात्रक है। तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आप सभी के लिए और भी आगे इस तरह का प्रयास आप लोगों के लिए किया जाएगा। तो तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।